प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। जो तारीख दी गई है इलेक्शन के लिए, उसमें भी अब तकरीबन 2 महीने का वक्त बाकी है। जिस तरह दूसरी सियासी जमातें तैयारी कर रही हैं इंतखाबात के लिए, हल्के फुल्के गिले शिकवे और शिकायत के साथ, वहाँ तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। चूँकि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केसेस आगे बढ़ रहे हैं, गवाह आ रहे हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तलवार लटक रही है कि बल्ले का निशान मिलता है या नहीं। जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए, इसकी सूरत में जिन शख्सियत को चेयरमैन बनाया गया है, उस हवाले से भी कई मुश्किलात सामने आ रही हैं और चैलेंजेस का सामना है तहरीक इंसाफ को। ऐसे में हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की, जहाँ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातें किसी हद तक इंतखाबी तैयारी में काफ़ी आगे आ चुकी हैं, उसमें तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। हमारे पास आज प्रोग्राम में ख़ुसूसी मेहमान हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और सेनेटर भी हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं दिसंबर के महीने में, बानी तहरीक इंसाफ के बग़ैर तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है इस वक्त, उसके लिए क्या मनसूबाबंदी की जा रही है इस वक्त जो पार्टी में लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से? जी देखें, हमें यकीन है पीटीआई को कि हमारे पास सबसे जो बेहतरीन हथियार है, सबसे जो पावरफुल वेपन है, वो है पब्लिक, अवाम। और अवाम जो है वो वोट करने के लिए तैयार बैठी है। वो कहते हैं, और आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं कि जो भी मुश्किलात, जो भी हर्डल्स, जो भी ख़तरात आप सामने रख दें इमरान खान साहब के, अल्टीमेटली वोट जो है वो उन्होंने जाके इमरान खान साहब की पार्टी को ही देना है। तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये जो सारा अबहाम पैदा कर रही है, इसका मैं ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ठहराता हूँ। अब वक्त आ गया है कि वो शेड्यूल अनाउंस कर दें। वो शेड्यूल अनाउंस करने में जो ताख़ीर कर रहे हैं, उसकी वजह से ये कन्फ्यूजन है सब तरफ। लेकिन हम तैयार हैं, हमें यकीन है कि चलें आज नहीं तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये शेड्यूल आ जाएगा। जिस दिन शेड्यूल आएगा हम अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर देंगे। और हमें पता है कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे। जहाँ तक लीगल केसेस का ताल्लुक़ है, हमें पता है केसेस भी बहुत हैं और केसेस चल भी रहे हैं तेज़ी से, लेकिन वो कानूनी मुकाबला है, वो कानूनी मुकाबला हम करेंगे। तो अली ज़फ़र साहब, इस पे तो सवाल ये बनता है कि मुसलसल तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बल्कि हामिद खान साहब ने तो कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही। फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही है कि इंतखाबात तो वही जीतेगी। आपने भी इस बात को दोहराया। जी देखिए, वही मैंने कहा, जब से हमारा सबसे पावरफुल वेपन है और जिस पे हमें एतमाद है, वो पब्लिक है और पब्लिक के वोट्स हैं। तो आप जितना भी आप एक पार्टी को सप्रेस कर लें, आप उसको बंद करने की कोशिश करें, आप उसकी आवाज़ ख़त्म कर दें, आप उसे कैंपेन ना कर दें, वो अल्टीमेटली एक लोगों को तो पता है ना कि क्या हो रहा है। तो वो तो तैयार हैं वोट करने के लिए। और वोट जो है वो सबसे वो ज़ाती वोट है, वो उसको तो कोई नहीं लेके जा सकता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसके बावजूद हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह अवाम की ताकत से जीतेंगे। तो अली ज़फ़र साहब, पेशावर में पीटीआई का कन्वेंशन जो मुनाकिद हुआ है, क्या ये कह सकते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की शुरुआत है? तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर क्या है? जी देखें, हमने जिस तरह आप वो एक कहते हैं ना, जब व्हेन यू नीड समथिंग, तो आप फिर कोई ना कोई चीज़ ईजाद करते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं। तो जब हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे थे, तो हमने फिर यही सोचा कि बेहतर ये है कि फिर हम कम से कम कन्वेंशंस करें। वो कन्वेंशंस भी जो थी हमारी एक तरह से जलसे में तब्दील हो गई और उसको रोका नहीं जा सका, क्योंकि जब आवाम इकट्ठी हो जाए बहुत जगह से तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए अब हमने यही सोचा है कि कन्वेंशन से शुरू करते हैं और फिर आगे इसको बढ़ाते हैं जलसों तक।
तो लेकिन ये कन्वेंशन एक बिगिनिंग है, ये तहरीक इंसाफ की शिकायत है, गिले शिकवे है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं में से एक हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि 2018 में इमरान को जितवाने के लिए उनके हल्के के टुकड़े करके मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर विलेज एरिया और सदर निकाल दिए गए थे। अब वो कह रहे हैं कि इस बार भी मेरे हल्के के गैर फितरी टुकड़े किए गए हैं, हमारे मजबूत दलाइल और ज़मीनी हक़ाइक़ कबूल नहीं किए गए, उसके बावजूद उनके हल्के के टुकड़े किए गए। ECP ने हमारे एतराज़ात को गलत मुस्तरद किया। वॉल्टन कैंट बोर्ड कौमी असम्बली के 4 हल्कों में बांट दिया गया है। हाई कोर्ट में ECB की हल्का बंदी को चैलेंज करेंगे। अब ये वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। तो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या फिर सब कुछ मुस्लिम लीग नून के हक़ में हो रहा है? ये नई बात है। मैं नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग को फेवरेटिज़म हो रहा है या उनके लिए कोई ख़ास रास्ता एक हमवार किया जा रहा है। ये तो एक पब्लिक परसेप्शन है, ये तो पब्लिक कह रही है। और उसकी वजह यहाँ से शुरू होती है कि जब ये लंदन का मुआहदा हुआ और वो वापस आए नवाज शरीफ साहब, तो उनको आपने देखा कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको बेल मिल गई है पेरेंट्स के बगैर, फिर उनका केस भी फैसला हो गया। वो एक कन्विक्टेड थे लेकिन उनको जलसे जुलूस निकालने की इजाज़त दी, उनको तकरीरें करने की इजाज़त दी गई, उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो इस वजह से एक परसेप्शन बन गई कि उनको PMLN को फेवरेटिज़म किया जा रहा है। और उनकी अपनी जो इत्तेहादी जमात थी जो उनके साथ बैठी हुई थी हुकूमत में, पीपल्स पार्टी, वो भी फिर ये इल्ज़ाम लगा रही थी। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा या PTI नहीं कह रही, ये तो एक पब्लिक परसेप्शन बन चुकी है। ठीक है। तो ये आपकी जो जमात की इस वक्त मौजूदा हैसियत है उसकी चेयरमैनशिप की तरफ आते हैं। अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा ही एक तकनीकी नुक्ता उठाया और चैलेंज किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है उसमें निगरान चेयरमैन का तो कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, तो इसलिए गैर कानूनी है गौहर खान साहब को केयर टेकर चेयरमैन बनाना। इस वजह से तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल नहीं पैदा हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से? जी, सबसे पहले तो देखें, जो कागज़ पे वो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन हैं बैरिस्टर साहब, वो केयर टेकर नहीं। केयर टेकर सिर्फ एक लफ्ज़ है, एक उनकी रोल को समझाने के लिए कि उनका रोल मुस्तकिल चेयरमैन का नहीं है। वो रोल जो है उनका ये है कि तब तक वो संभालेंगे इस पोस्ट को जब तक कि इमरान खान साहब वापस नहीं आते, जब तक उनके केसेस ख़त्म नहीं होते। तो केयर टेकर कोई उस कागज़ों में नहीं लिखा हुआ, ये तो एक बयान करने का तरीक़ेकार है। और जहाँ तक इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में आपको पहला पॉइंट बताना चाहूँगा कि इलेक्शन मेरी नज़र में बिल्कुल आइन के मुताबिक हुए हैं, जो PTI का आइन है। जहाँ तक एस बाबर साहब का ताल्लुक़ है, मेरा दूसरा नुक्ता इस पे ये है कि बाबर साहब जो हैं वो PTI के मेंबर नहीं, उनकी शिकायत करने का इलेक्शन के PTI के इलेक्शन इंट्रा इलेक्शंस के बारे में शिकायत करने का कोई जवाज़ नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन एक्ट 2017 में कोई इख्तियार नहीं, कोई जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं है कि वो इलेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज करें। वो सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्या इलेक्शन हुआ कि नहीं, इलेक्शन सही हुआ गलत हुआ, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो देखने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। इसलिए जो दरख्वास्त दी गई हैं या दरख्वास्तें दी गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो सारी मुस्तरद ही होंगी। और चौथी चीज़, कुछ जमातें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तनकीद कर रही हैं इस इलेक्शन के बारे में, तो उनको मेरा पैगाम ये होगा कि जो इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो हर पार्टी के अपने होते हैं। एक दूसरी पार्टी का कोई इखलाकी और कानूनी कोई हक नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के इलेक्शंस को चैलेंज करें या दूसरी पार्टी के इलेक्शंस को तनकीद करें। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ साहब आएँ, शहबाज शरीफ साहब आएँ, मरियम बीबी हों, कोई और हो उनका पॉलिटिकल लीडर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी के कौन पॉलिटिकल लीडर इलेक्ट करते हैं, वो पार्टीज़ के इंटरनल मामले होते हैं। हमने कभी बयान नहीं किया। हमने ये भी नहीं कहा कि अगर आप PMLN का देखें और पीपल्स पार्टी का देखें और JUI का इलेक्शन देखें तो सारे अनअपोज्ड हुए हैं, हमने उस पर भी तनकीद नहीं की। लेकिन जिन्होंने अनअपोज्ड खुद अपने इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं वही तनकीद कर रहे हैं कि PTI के अनअपोज्ड क्यों हुए। और आखिरी बात ये
कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपनी जगह हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिंबल दे देना चाहिए। मेन जहाँ बैटल है, मेन जो वॉर है, जो जंग है, वो है जनरल इलेक्शन की, जहाँ अवाम के सामने हम जाएंगे 8 फरवरी को इंशाल्लाह, और वहाँ इलेक्शन होंगे। वो मेन सेंटर स्टेज है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो बहाने बनाए जा रहे हैं एक पॉलिटिकल डिबेट के। और अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर मज़ीद कार्रवाई की तो फिर तो ये ज़ाहिर हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस्ड है और वो किसी ना किसी तरह जो सिंबल है बैट का वो पीटीआई से दूर रखना चाहती है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, अगर नहीं मिलता बल्ले का निशान तो बहुत बड़ा धचका होगा ये तहरीक इंसाफ के लिए, और उसकी फिर हिकमत अमली क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी देखें, पहली बात तो मैंने जिस तरह ये 5 आपको नुकात बताए उसके बाद तो ये जाहिर हो जाना चाहिए कि ये बल्ला नहीं लिया जाएगा। कम से कम अगर रूल्स ऑफ द गेम फॉलो किए जाएं, अगर कानून फॉलो किया जाए, अगर इलेक्शन एक्ट को देखा जाए, अगर आइन को देखा जाए, तो फिर तो बल्ला नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका हाइपोथेटिकल सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, उस सवाल के जवाब के लिए भी मैं आपको ये इतना कह सकता हूँ कि हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई हैं। हमने स्ट्रेटजीज़ बी भी बनाई है, स्ट्रेटजी सी भी बनाई हुई है, और अगर वक्त आया तो हम उन पर भी अमल दरामद करेंगे। आपने देखा कि एक प्लान भी हमारा था कि अगर इमरान खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन वो करते हैं और वो किसी किस्म का ख़तरा है कि हमारे कैंडिडेट्स को वो कह देंगे कि कैंडिडेचर ठीक नहीं है, नॉमिनेशन पेपर्स उनके रिजेक्ट होंगे, तो हमने उसके लिए स्ट्रेटजी बना दी कि हमने इलेक्शन करा दिया और हमने एक दूसरा चेयरमैन, जिसको मैं फिर कहूँगा वो एक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं, वो सिर्फ उस तक हैं जब तक इमरान खान साहब वापस नहीं आते, लेकिन हमने इलेक्शंस करा दिए। तो अब कोई बहाना ना रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो हमें बल्ला ना दें। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, अगर बानी तहरीक इंसाफ के केसेस देखे जाए तो साइफर, तोशा खाना, 190 मिलियन पाउंड केस, गैर शरई निकाह समेत कई मुकदमात का सामना है इस वक्त। चूँकि आप उनकी कानूनी टीम का हिस्सा हैं, सीनियर मेंबर हैं, सबसे ख़तरनाक केस कौन सा साबित हो रहा है कानूनी चैलेंजेस के हवाले से? देखिए, मेरी नज़र में जहाँ तक अगर आप हक़ाइक़ देखें, इल्ज़ामात देखें और फिर उसके बाद देखें कि वो इल्ज़ामात के ऊपर हर केस के जो इल्ज़ाम हैं उनके बेस पे उनके पीछे कोई शहादत है, कोई एविडेंस है, कोई कानून है, तो मैं कहूँगा ना एविडेंस है, ना कोई शहादत है, ना कोई कानून है, ना वो कन्विक्शन हो सकती है आइन और कानून के तहत। तो इसलिए वो उनकी कानूनी तौर पे कोई उन किसी भी केस में कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि कई बार ये भी होता है, देखने में आता है कि लोअर लेवल पे आपको शायद इंसाफ नहीं मिलता और इसलिए आपको फिर हायर फोरम पे जाना पड़ता है, जैसा तोशा खाना वाला केस है कि तोशा खाना वाला केस मेरी नज़र में बेबुनियाद केस है, लेकिन कन्विक्शन हो गई। अब हम हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है और वो सेंटेंस जो है वो सस्पेंड भी हो चुका है, उसकी समाअत का इंतज़ार है। तो हो सकता है वक्त लगे, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। इवेंचुअली अल्टीमेटली इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और हमेशा मैंने देखा है कि वो इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं। थोड़ी देर के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली जो भी इंसाफ है वो आ जाता है और यही हमारा निज़ाम है। हमारी जब तक अदालतें चल रही हैं हमें उन पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात ज़रूर आपको बताता चलूँ जी, वो ये है कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसे फ़ैसले भी आते हैं जो कि आपको ताज्जुब होता है। मसलन एक आज फ़ैसला आया जिसमें हमने कहा, हमने रिक्वेस्ट की अदालत को कि हमें विड्रॉ करने दें एक केस। तोशा खाना के जो ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ केस किया हुआ था। हमने रिक्वेस्ट की कि हमें विड्रॉ करने दें क्योंकि हम हाई कोर्ट लाहौर में चला रहे हैं केस और हम वहाँ चलाना चाहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको विड्रॉ नहीं करने देंगे, हम आपको केस वापस नहीं लेने देंगे, हम आपका केस सुनना चाहते हैं। तो ये एक अजीब सी कानूनी पेचीदगी है, लेकिन ये आती रहेंगी। बहरहाल जब तक कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी मुश्किलात हैं, वो तो हम कानून के दायरे में रहते हुए जैसे आपने हम मुकाबला करेंगे। कानूनी मामलात की बात की, जो मुस्लिम लीग नून है वो ये दावा कर रही है कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएंगे नवाज शरीफ।
कानूनी तौर पर वो बन सकते हैं अगर उनकी पार्टी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म? जी देखिए, उनके सामने दो मेरी नज़र में हर्डल्स हैं या दो मुश्किलात हैं। एक तो ये कि वो जो दो केसेस उनके हाई कोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग हैं, एक में तो बरी हो गए हैं वो, दूसरे में भी उनको बरी होना है इससे पहले कि वो उनकी वहाँ से जो नाअहली है ख़त्म हो। लेकिन दूसरा बड़ा मसला उनका ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, पनामा केस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी वो ताहयात नाअहल हुए हैं। उसके काउंटर करने के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए एक कानून साजी की गई थी, और वो कानून साजी में कहा गया था कि वो नाअहली जो है वो 5 साल के लिए होगी। लेकिन फिर मसला उसमें ये है कि कानून के ज़रिए आप एक पुराने जजमेंट को तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कानून तो अपनी जगह आएगा मुस्तकबिल के लिए, माजी में जाके वो एक पुरानी जजमेंट, पनामा जजमेंट को ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि उस वजह से वो अभी तक ताहयात नाअहल रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी जजमेंट को तब्दील ना करे। तो उनको रुजू करना पड़ेगा मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट को, और उनको सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या उनसे इस्तदा करनी पड़ेगी कि आप मेरी जो नाअहली ताहयात है उसको 5 साल में कन्वर्ट करें। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो मेरा ख्याल है फोर्थ, अगर इलेक्ट हो भी जाते हैं, अगर उनकी पार्टी आ भी जाती है मेजॉरिटी में, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अली ज़फ़र, प्रोग्राम में बात करने। तहरीक इंसाफ का इस वक्त का मौक़िफ़ और कानूनी चैलेंज के हवाले से बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून जिसके कायद का जिक्र हो रहा था, उनको महंगाई लीग और किंग्स पार्टी के ताने भी मिल रहे हैं मुखालफिन की तरफ से। उनका इस वक्त सियासी तौर पर सफ़र कहाँ पहुँचा है इंतखाबी मुहिम के हवाले से, और जो मुखालफिन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर मुस्लिम लीग नून का जवाब क्या है, खुर्रम दस्तगीर से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वेलकम बैक। मुल्क की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत सी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दावा कर रही हैं, लेकिन इस दौरान ये सवाल भी उठता है कि क्या कोई ऐसी जमात भी है जो ये शिकायत नहीं कर रही कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मुस्लिम लीग नून जिसके कायद की वापसी हुई अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद वो कहते हैं कि उनके लिए हालात बदल गए। इस वक्त उनकी इंतखाबी तैयारी क्या है, मुख्तलिफ जगह से जो तनकीद हो रही है और इंतखाबी इत्तेहाद बनने का सिलसिला जारी है, इस पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी मुस्लिम लीग नून को गिला रहता था कि क़यादत मौजूद नहीं, आपके अपने कई रहनुमा कहते थे नवाज शरीफ को वापस आना होगा। नवाज शरीफ वापस आ गए 21 अक्टूबर को, मुल्क की सियासत में दाखिल भी हो गए। उनकी वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए क्या बदला है उसकी सियासत में इस मुल्क में? जी, उनकी वापसी से पहले तक तो यही था कि जो प्लेइंग फील्ड है उसके दरवाजे हम पर बंद हैं, क्योंकि हमारे जो कायद हैं, जिस लीडर पर पाकिस्तान की आवाम ने 3 दफा पहले भी एतमाद किया है, उन्हें इस सदी के जो 4 इलेक्शन में, उनमें से 3 में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी, 2002 में, 2008 में और 2018 में। तो लिहाजा उनकी वापसी जो है वो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सियासत में, जमहूरियत में पूरी तरह दोबारा से एक भरपूर तरीके से मौजूदगी जाहिर करेगी। और जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है, एक जो नवाज शरीफ की वापसी है, ये एक तारीखी तौर पे जो गैर मुतवाज़न मामला हुआ था उसमें तवाज़ुन लाने का मामला भी है कि जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ हुई, उन्हें नाहक तरीके से वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, फिर उनसे मुस्लिम लीग नून की सदारत भी अदालती हुक्म के जरिए छीनी गई। मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर के उम्मीदवार थे 2018 में, उनसे शेर का निशान छीना गया। फिर उनको जो है नाहक सजाएं हुई, हमने उनके जेल में होते हुए 2018 का इलेक्शन लड़ा। तो अब हमारी तो यही तवक्को है कि जो फरवरी में होने वाले इंतखाबात हैं वो साफ और शफाफ होंगे। हमारी कोई तवक्को नहीं है किसी भी इदारे से कि वो हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा करें जिस तरह डस्का में हुए थे, या कोई RTS बिठाया जाए, या हमारे लिए वो ज़बरदस्ती जो है वो हुकूमतें कायम की जाएं। 2018 में भी हमने मुश्किल तरीन हालात में 1,28 लाख वोट लिए थे, और इंशाल्लाह उसी जमहूरी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम पाकिस्तान के अवाम के पास दोबारा जाएंगे।
खुरम साहब, जब दूसरी जमातें कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून का कोई समझौता हो गया है, कोई मफाहमत हो गई है, कोई डील हो गई है, तो उसको मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है ये तो आप बताएंगे, लेकिन तक़वियत इस तरह से मिलती है कि नवाज शरीफ वापस तो आए लेकिन चंद एक जलसों के अलावा कोई बड़ी सियासी सरगर्मी नहीं की गई, या फिर मुस्लिम लीग नून किसी तरह से भी कोई बेचैनी का शिकार नज़र नहीं आती कि इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो क्या होगा। ऐसी जो कोशिशें की जा रही हैं जिससे इंतखाबात के वक्त पर होने पे सवालात उठ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून कोई मजम्मत करे, एहतजाज करे, कुछ मुतमईन है मुस्लिम लीग नून इस तरह के हालात पर। तो क्या ये वजह है कि इसलिए शिकायत की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिली है और उसको पता भी है कि सब कुछ उसके लिए सेट है? इसमें जो मेन देखने वाली चीज है वो नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की मीनार पाकिस्तान की एक तारीखी तकरीर है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को आगे जाने का रास्ता दिखाया और उन्होंने किसी इदारे को जानवर नहीं कहा, गद्दार नहीं कहा, मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम ये खिलवाड़ अब मजीद नहीं मुल्क के साथ होने देंगे। तो जमहूरियत को आगे लेकर जाना, और मियां नवाज शरीफ का एक रिकॉर्ड है 2013 से 17 का, जिसमें उन्होंने 4 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के 4 बड़े जो अफरीत नुमा मसले थे वो हल किए। लोड शेडिंग खत्म की, दहशत गर्दी से जंग करके खत्म किया, कराची में जो टारगेट किलिंग का मामला था उसको हल किया, और महंगाई को 18% से लेकर वो 2.8% तक ले आए। तो उनका एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की खिदमत करने का, पाकिस्तान की तामीर का, वो उन्होंने याद कराया। तो अभी भी हमारा यही एजेंडा है, और जो उसके बाद से वो मुस्लिम लीग नून की जो अपनी अंदरूनी सफ बंदी है उसको देख रहे हैं। आपको मालूम है आज चौथा दिन है कि मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहा है, तो वो उसमें भी मसरूफ है। और असल जो है जिसमें जुनैद साहब इशू कि हमारी ज्यादातर बहसें जो है वो सब माजी के बारे में है, जबकि मियां नवाज शरीफ हम सब का फोकस मुस्तकबिल पे ले जाना चाहते हैं कि हमें महंगाई कैसे रोकनी है, हमें पाकिस्तानी रुपए की कदर में कैसे इस्तेकाम लेकर आना है, और पाकिस्तान के तूल अर्ज में मौजूद मर्द व खवातीन के लिए नया और बेहतर रोजगार कैसे पैदा करना है। हम इस पर फोकस्ड हैं। ठीक है, आपने फरमाया माजी की बजाय हाल पर या मुस्तकबिल पर नज़र रखे हुए हैं, तो हम भी आ जाते हैं हाल पर और फिर मुस्तकबिल पर। निगरान हुकूमतें जो इस वक्त कायम हैं उन पर यह बहुत तनकीद हो रही है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ उनकी जो झुकाव है या फिर मुस्लिम लीग नून की मदद के लिए वो बनाई गई हैं। और खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनका इस हवाले से मौक़िफ़ भी आपको दिखाते हैं। असल मामला है क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का, और मुस्लिम लीग नून से असल शिकायत क्या है? उनकी हुकूमत है तो उनसे ही शिकायत करेंगे ना, किसी और से तो शिकायत नहीं करेंगे। भाई लेवल फील्ड दे हमें। साबिक सेक्रेटरी जो था पीएम का वो भी वहाँ पे है, अहद क्या नाम चीमा वो भी वहाँ बैठा हुआ है, जो प्लानिंग में चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे वो भी वहाँ हैं। इस वक्त जो केयर टेकर है वो मुस्लिम लीग के बहुत से इम्पोर्टेंट लोग उसके अंदर हैं। खुरम साहब देखिए, खुर्शीद शाह साहब एक हद आगे गए, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हिमायत करने वाली है निगरान हुकूमतें, उनकी मदद करें, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत ही उनकी है, इसलिए हम नून लीग से बराह रास्त कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो पंजाब में निगरान हुकूमत, फिर विफाक में निगरान हुकूमत में आपके पार्टी की इक़्तिदार में काम करने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, उसकी तरफ उनका इशारा था, और आज के दिन तक तनकीद हो रही है निगरान हुकूमतों पर मुस्लिम लीग नून की मदद करने के लिए। इंतखाबी सियासत के तनाव में तो जाहिर इस तरह की तनकीद होगी, लेकिन अगर MQM जाके इलेक्शन कमीशन में कहती है कि जी सिंध में जो हल्का बंदियां हुई हैं उसमें पीपल्स पार्टी को फेवर किया गया है, तो फिर किसकी हुकूमत हुई सिंध में? तो लिहाजा ये हम सब जमातें जो हैं हम मुख्तलिफ औकात पर इस तरह के ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, लेकिन मोहतरम खुर्शीद शाह साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म की जो तैनाती थी उसमें पीपल्स पार्टी की पूरी तरह मुशावरत हुई थी। वो उस वक्त चूंकि हुकूमत का हिस्सा थे, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे, तो लिहाजा ये वो इस तैनाती के जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान हुई, उससे वो अपनी जिम्मेदारी हटा नहीं सकते कि कहीं से कोई ऊपर से अचानक निगरान वज़ीर आज़म आ गया। ये उसमें शामिल थे, और उसके बाद सिर्फ ये कह देना कि जी कुछ सर्टन लोग शामिल हैं, मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत है इस 2024 के इंतखाबात में,
तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिनके साथ एक बहुत तारीखी तौर पे, जाती तौर पर भी एक नाइंसाफी हुई, लेकिन उनकी जमात के साथ और उनके खानदान के साथ जो एक सियासी तौर पर उनकी टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई, वो अब अगर उसका अजाला हो रहा है तो हम सबको इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त शोर नहीं डाला जब मुस्लिम लीग नून के सेनेट के उम्मीदवारों से शेर का निशान छीन लिया गया था 2018 के मार्च में। तब तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड का किसी ने बात नहीं की। तो लिहाजा आज भी असल इशू यही है कि अगर हमें कोई मामला है इस हद तक कि हम उसको वाजे तौर पे कह सकते हैं कि जी ये यहां हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा कोई इंस्टेंस जो है वो सामने नहीं आया, और अगर कोई आया भी है तो निगरान हुकूमतों से रुजू करना चाहिए। फरूख साहब, आपकी जो जमात है वो इत्तेहाद तो कर रही है सिंध में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी एक खबर दी है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जिनसे उनका राब्ता है और वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस पर उनका मौक़िफ़ आपको दिखाएंगे और फिर खुर्रम साहब से सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून ने MQM से मुलाकातें की और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के ताउन की मदद से सिंध में भी अपने सियासी कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है और वो मुस्लिम लीग नून के सिंध में रहनुमाओं से मुताल्लिक़। मुझे तो यूं लगता है कि आइंदा पेशी पर नवाज शरीफ साहब को वो 50 रुपए जो स्टाम्प पेपर के लिए थे उनसे वो भी वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये 50 रुपए भी आप रख लें क्योंकि हमारे लाडले हैं। दानियाल अजीज को राजी कर लें, आप अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को राजी कर दें, आप अपने साबिक वजीर खजाना को राजी कर लें, अपनी पार्टी को मजबूत करके फिर इत्तेहादी बनाए, फिर पीपल्स पार्टी का थर्ड स्टेप आता है मुकाबला करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप डाकुओं को शामिल करते करते अपनी विकटें गिराते जाएं, और हमसे भी मुस्लिम लीग नून के लोग राब्ते में हैं, मगर मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग के लिए कहा जाता है कि उसको फिक्र सिर्फ पंजाब की होती है, सिंध और बलूचिस्तान की नहीं है, और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आपकी पार्टी के एक अहम रुकन थे, उनको भी आपकी क़यादत की तरफ से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, वो मुतहरिक नहीं रहे, मुस्लिम लीग नून का अब हिस्सा नहीं है इस वक्त। तो फिर क्या करेगी इस सिंध में मुस्लिम लीग नून? किसके बलबूते पे वहाँ पर सियासत करेगी और इंतखाबी कामयाबी हासिल करेगी, जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि आपके कुछ लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो भी शायद पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें? ये मुस्लिम लीग नून की नई सफबंदी सिंध में हम कर रहे हैं, इसीलिए सिंध में पार्टी की क़यादत को तब्दील भी किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मयार के उम्मीदवार हम वहाँ खड़े करें, वहाँ JUIF के साथ और रूरल सिंध में और MQM के साथ शहरी सिंध में भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, आने वाले दिनों में मजीद जमातों से होगी। तो ये मसला किसी तरह भी सिंध को कोई फतह करने का नहीं है, एक जमहूरी मुकाबला है जो हमने पूरे मुल्क में करना है, सिंध में भी करना है, बलूचिस्तान में भी करना है, खैबर पख्तूनख्वा में करना है और पंजाब में करना है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हमारे साथ मुकाबला करना है। तो ये कहना कि जी इस वक्त ये जो नाराज हैं वो नाराज हैं, वो वहां जा रहे हैं, हर इंतखाब से पहले इस किस्म की जो तोड़ फोड़ जमातों में होती है, लोग छोड़कर जाते हैं, लोग नए आते हैं, लेकिन असल इशू यही है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून हर तरह से मुत्तहिद है और फोकस्ड है कि हमें किस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और इसीलिए वक्त से पहले जो है जिस पार्टी पर इल्जाम था कि वो सिर्फ पंजाब तक फोकस्ड है, हमने दूसरे सूबों में जाकर दूसरी जमातों से बात की है, और इस वक्त भी आज जब हम बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज हुए हैं आज लाहौर में। तो ये जो तमाम सूबों में जो सियासी एक्टिविटी है वो इसीलिए है ताकि जमात मजबूत हो। ये तो अब सियासी तारीख गवाह है कि लेन देन के बगैर सियासी इत्तेहाद बनते नहीं हैं, मुल्क की बेहतरी अवलीन तरजीह नहीं होती बल्कि आपस में भी लेन देन होता है। MQM और जमीयत उलमा इस्लाम फेज से किन शराइत पर इत्तेहाद हुआ है मुस्लिम लीग नून का? जी इत्तेहाद इस शर्त पर नहीं है, उनका एक मुतालबा है, MQM का एक मुतालबा है कि कराची शहर जो उनकी नज़र में हम भी समझते हैं कुछ उस पर हकीकत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और शहरी सहूलियात के हवाले से जितना उसका पाकिस्तान की तारीख में और मुईशत में उसकी अहमियत है, उस लिहाज से वो शहर उतनी तरक्की नहीं कर पाया। तो वो एक 21वीं सदी का शहर जो है वो वाज़े तौर पर नजर आना चाहिए कराची के शहरियों को, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो उनका तो मुतालबा यही है कि कराची की जो तरक्की है उसके ऊपर
एक गैर मामूली फोकस किया जाए। बाजी में बड़े वादे हुए कि 100 अरब रुपया दे देंगे, 111 दे देंगे, लेकिन कराची में कोई मूवमेंट नहीं हुई। कराची में वाहिद जो मूवमेंट हुई आपको मालूम है वो मुस्लिम लीग नून की शुरू की गई थी कि वो जो ग्रीन बस थी वो शुरू हुई, कुछ प्रोजेक्ट के 3 के 4 के इस तरह जो एनर्जी के प्लांट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून ने वहां लगाए। सिंध में भी आपको मालूम है सक्खर तक मोटरवे आई है, तो एक एविडेंस है, हमारा एक रिकॉर्ड है कि सिंध में हमने भी तरक्की का काम किया है। तो वो उनकी तो ख्वाहिश यही है कि सिंध का जो शहरी इलाके हैं उनमें भी बेहतरी हो, और सिंध में खासतौर पे जो बल्दियात के हवाले से एक बेहतर वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और साहब जो मुस्लिम लीग नून की सफ़े हैं उसमें एहसन इकबाल और दानियल अजीज साहब के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए और कई दिन तक वो खबरों की जीनत रहे, तो ये कितनी तशवीश की बात है और असल मसला क्या हुआ जिस पर उनकी लड़ाई हुई, और क्या ये मसला हल कर लिया गया है? क्योंकि दानियल अजीज साहब खुद शामिल नहीं थे सियासत में नाअहली के बाद, लेकिन उनकी अहलिया मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट थी। क्या उसकी इस वक्त स्टेटस है? जी, दानियाल मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, एहसन इकबाल साहब, तो इसका तो जो एक जवाब है वो काफिये में ही आता है कि एहसन इकबाल, दानियाल और नारोवाल सारा मामला जो है एक मुकामी तौर पे इशू सियासी बना है। और मुझे ये तवक्को है कि जब अगले हफ्ते जब गुजरांवाला डिवीजन में जिसमें नारोवाल शामिल है उसके इंटरव्यूज होंगे, तब तक ये मामला बड़े खुश असलूबी से हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम सगीर साहब, प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।